नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारत की ज्योग्राफी की सीरीज प्रारंभ कर रखी है। जो भी दोस्त नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो उससे उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत, उसमें आधुनिक सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत दो प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम परंपरागत सिद्धांत की बात करें तो उसमें हम देखें तो सबसे पहले हेले ने दिया था। ठीक है, हेले ने दिया था सबसे पहले सिद्धांत तापीय संकल्पना का सिद्धांत। कौन सा दिया था? तापीय संकल्पना का सिद्धांत। ठीक है, इनके अनुसार ये क्या मानते हैं, जो भारतीय मानसून है, ये बात करें भारत, आपको सबको पता है यहाँ पे भारत है ही। ठीक है, और ये पूरा हिंद महासागर है। उसमें हिंद महासागर के दो भाग यदि देखें तो ये अरब सागर है यहाँ पे, और ये इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो मानसून आता है हमारे, ठीक है, वो मानसून किस प्रकार आता है उसके बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तो हेले के अनुसार क्या है, जो ये तापीय संकल्पना है, इसी का ये मतलब है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री। ठीक, तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये जो धरातलीय भाग है, स्थलखंड है हमारा भारत का, वो अधिक तापमान पाकर जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, और जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। किसका? निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। यानी ये जो द्वीप भाग है, स्थलखंड है, ये अधिक तापमान पाकर इसमें, यानी तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या है, निम्न हो जाता है, और ठंडा होगा तो अधिक वायुदाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्थलखंड है, भारत का जो स्थलखंड है, वो अधिक तापमान पाकर वहाँ पे वायुदाब क्या है, निम्न हो जाता है। और यहाँ पे जो हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये जल है इतना जल्दी गर्म नहीं हो पाता है, और यहाँ पे उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। किसका बन जाता है? उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जिससे जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लग जाती हैं। ठीक है, और ये हवाओं की दिशा की बात करें तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस प्रकार चलेंगी, दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा में चेंज हो जाता है। कोरियोलिस बल के कारण इनके हवा में दिशा में चेंज हो जाता है। यदि इनके हवा की दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कितने मुड़ जाती हैं? दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे हवा इधर बह रही है ऐसे, तो ये ऐसे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसे इसकी बात करें तो यदि ये इस प्रकार हवा बहेगी, ठीक है, तो ये अपने बाईं ओर इस प्रकार मुड़ जाएंगी, ये इस प्रकार मुड़ जाती हैं। ठीक, तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगे और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाएंगे। तो ये जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हो जाती हैं। हेले ने माना है कि ये एक प्रकार से जो स्थल समीर और जल समीर होती हैं, स्थल समीर और जल समीर होती हैं, उनका ही एक, या जल समीर को सागर समीर बोलते हैं, स्थल समीर और सागर समीर, इन्हीं का एक वृहद रूप है। इन्हीं का एक वृहद रूप माना है हेले ने। तापीय संकल्पना के आधार पे इन्होंने क्या माना है कि जब स्थलखंड है वो अधिक गर्म हो जाता है तो निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, और जो सागरीय भाग है वो अधिक गर्म नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बहने लगती हैं, जिससे ये जो मतलब सागर के ऊपर से बहेंगी तो यहाँ से नमी धारण कर लेंगी, और नमी धारण करने के बाद में ये स्थलखंड में वर्षा करेंगी। ठीक है, वहीं 6 महीने तो ऐसे बहेंगी। उसके बाद में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तब यहाँ पे जो स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा हो जाएगा। यानी जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा तो ये यहाँ पर तापमान कम रहेगा और यहाँ तापमान अधिक रहेगा। यानी जो जो इधर जाएंगे तो तापमान, जो जो भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तापमान क्या है?
कम रहेगा, तापमान कम रहेगा तो उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा, उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा। जो सागर भाग है, हिंद महासागर है, वो निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा और हवाएं हैं वो इस प्रकार चलने लग जाएंगी, हवाएं इस प्रकार चलने लग जाएंगी। इसको स्थल समीर भी बोलते हैं, स्थल समीर और जल समीर, स्थल और सागर समीर। ठीक है, तो ये जो भाग है इस जहाँ से जिस दिशा से चलती है उसी के अनुसार इसका नाम रखा गया है। तो स्थल से चलेंगी तो स्थल समीर हो जाएगी, और गर्मियों में यदि ग्रीष्म ऋतु में ऐसे चलेंगी सागर से तो इनको सागर समीर नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इनके अनुसार है, लेकिन अनुसार बहुत ही सीधा सिद्धांत है, कोई इसमें कुछ खास नहीं है कि ये इन्होंने स्थल समीर और सागर समीर का वृहद रूप इसको माना है। जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो ये स्थल भाग है वो अधिक गर्म हो जाएगा तो तापमान कम हो जाएगा, तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे वायुदाब निम्न हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा तो ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यहाँ से जो सागर से ये हवाएं आएंगी तो अधिक ये वर्षा करेंगी। वहीं शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में यहाँ पे तापमान कम रहेगा, तापमान कम रहेगा तो उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, और उच्च दाब का केंद्र बन जाएगा तो ये हवाएं इस प्रकार चलने लग जाएंगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी। इनकी हवाओं की दिशा पूछ ली जाए ना तो शीतकाल में बात करें, शीतकाल में तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, वहीं ग्रीष्म काल में बात करें, ग्रीष्म काल में इनकी हवाओं की दिशा की बात करेंगे तो हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएंगी, उत्तर पूर्व की ओर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इनके हवाओं की दिशा आ गई। इसमें तापीय संकल्पना इतनी है, यानी तापमान के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक, उसके बाद में आगे देखें तो दूसरा जो सिद्धांत है वो ITCZ के सिद्धांत है, ITCZ। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण परिकल्पना या सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना यानी ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब सबसे पहले ये फ्लोन ने दी थी, किसने दी थी? फ्लोन ने ये प्रतिपादन इसका किया था। अब ये ITCZ होता क्या है? तो यदि भूमध्य रेखा की बात करें तो लगभग यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के बाद में हम बात करें तो जो हमारी जो पौने हैं, ठीक है, यदि पवन तंत्र आपको पता है तो मैं आपको बता दूं, जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वो यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास ऐसे चलेंगी, भूमध्य रेखा के आस, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के इस प्रकार आके यहाँ पे मिल जाएंगी। जो व्यापारिक पवनें हैं वो कहाँ से चलेंगी, यानी ये तो निम्न दाब का केंद्र होता है, निम्न दाब का। वायुदाब पेटियों की बात करें तो इस पे पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं? 7 वायुदाब पेटियां हैं। 0 डिग्री वाले को निम्न दाब का केंद्र मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 30 से 35 डिग्री के मध्य दोनों तरफ, 30 से 35 डिग्री के मध्य दोनों तरफ इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, उसके बाद में 60 से 65 के मध्य दोनों तरफ, 60 से 65 के मध्य निम्न दाब का केंद्र होता है। ठीक है, और उसके बाद में 85 से 90 डिग्री यानी ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च दाब का वायुदाब पेटी होती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था ITCZ क्या होता है। तो ITCZ यही है, जो भूमध्य रेखा पर दोनों तरफ की हवाएं जो आके मिलती हैं, व्यापारिक पवनें आकर जहाँ मिलती हैं उसको ITCZ कहते हैं। और यहाँ पे वातागर का निर्माण करती है, एक प्रकार से वातागर यानी यहाँ पे वायुचक्र का निर्माण करती है और ये बरसात करती हैं। तो ये किस प्रकार बरसात करती है ITCZ की बात करें तो,
ठीक है, अभी तो ये 0 डिग्री पे है, लेकिन ITCZ है वो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ ये जो ITCZ है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, अपने भारत के ऊपर शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, भारत के ऊपर इस प्रकार से शिफ्ट हो जाता है, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ भारत के ऊपर इस प्रकार से लगभग ये मानो कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास से शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये जो हवाएं इधर से आएंगी, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं ये आगे तक जाएंगी। ठीक है, आगे तक जाएंगी तो जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगी तो इनकी दिशा है वो चेंज हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, तो ये जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगे ये हवाएं, क्योंकि अभी ITCZ तो यहाँ आ गया, ITCZ यहाँ जाएगा, तो ये जैसे ही ऊपर पार करेगा तो यहाँ पे जो हवाएं वो इस प्रकार चलने लग जाएंगी, और जब ये हिंद महासागर से ऊपर से गुजरेंगी तो यहाँ से नमी धारण कर लेंगी और भारत में वर्षा करेंगी। ठीक है, यानी जब सूर्य के उत्तरायण होने के साथ में, यानी ग्रीष्म काल की बात करें, उत्तरायण कब होगा, जब ग्रीष्म काल में, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ में ITCZ है वो यहाँ भारत के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और भारत के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो व्यापारी पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं वो इसको क्रॉस करके, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके आगे आएंगी तो ये इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, और दिशा में परिवर्तन होने के बाद में ये इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, तो इसलिए इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। जैसे इधर से आएंगी और यहाँ से जब ये क्रॉस करेंगी तो इनकी दिशा इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ से इस प्रकार मुड़ जाएंगी ये। ठीक है, तो इनकी दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी, तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। वहीं यदि दक्षिणायन की बात करें तो सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ये ITCZ है वो नीचे दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिससे ये हवाएं हैं वो इस प्रकार वापस चलने लग जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से किस प्रकार दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी सूर्य के उत्तरायण होने के साथ, यानी शीतकाल के अंदर। ठीक है, इसकी यदि डायग्राम की बात करें ITCZ की, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो। जब नॉर्मल यदि सामान्य स्थिति देखें तो यहाँ पे ITCZ ये रहता है 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, 0 डिग्री के आसपास ये ITCZ दे रखा है आपको यहाँ पे, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ITCZ। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, यानी ये कब के दे रखे, ये तो दिसंबर और जनवरी का दे रखा है, गर्मियों का दे रखा है। ठीक है, और ये जून जुलाई का गर्मियों में दे रखा है, ये सर्दियों का है, ये सर्दियों का है यानी शीतकाल का है, और ये ग्रीष्म काल का है। ठीक है, यदि वैसे देखें तो 0 डिग्री के आसपास ऐसे रहेगा ये, 0 डिग्री के आसपास। मैं यदि इसको दोबारा से एक बार साफ करके बना देता हूँ। यदि सामान्य स्थिति में देखें, ठीक है, सूर्य जब भूमध्य रेखा पर चमकता है तो इस प्रकार ये रहेगा। ठीक है, जब यहाँ भी स्थिति देखें तो ये रहेगा, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल के अंदर सूर्य उत्तरायण हो जाता है, सूर्य उत्तरायण में चमकेगा तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जो है यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, भारत के ऊपर, तो ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और ये इसको पार करते ही इनकी दिशा चेंज हो जाएगी। वहीं यदि इसकी बात करें, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये जो हवाएं हैं वो इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये नीचे की ओर दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ITCZ किसके द्वारा दी गई थी, ये संकल्पना फ्लोन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में आगे हम देखें स्पेट की परिकल्पना देखें। स्पेट की परिकल्पना के अनुसार ये एक ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता था। ठीक है, इनके अनुसार जो बारिश यानी मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है वो चक्रवातों के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? चक्रवातों के द्वारा आता है। ठीक है, चक्रवातों का मतलब एक वायुपुंज होता है, वायुपुंजों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, जब सूर्य उत्तरायण होता है ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये जो चक्रवात होते हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, और ये जो हिंद महासागर से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित साथ में लेकर जाते हैं और ये नमी धारण करके जाते हैं और यहाँ वर्षा करते हैं। लेकिन दक्षिणायन के समय, दक्षिणायन यानी शीतकाल में
शीतकाल में ये जो चक्रवात होते हैं ये बहुत ही क्षीण यानी दुर्बल होते हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं होती जिससे ये वर्षा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दक्षिणायन होने के साथ में ये इनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है और उत्तरायण होने पर ये इनकी ताकत बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और ये नमी धारण करके भारत में वर्षा करते हैं। तो बस इसमें इतना याद रखना कि स्पेट की परिकल्पना क्या है। ठीक है, स्पेट के अनुसार ये चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, और चक्रवात की बात करें तो ये वायुपुंजों के द्वारा वर्षा होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे। उसके बाद में अगली परिकल्पना है जेट परिकल्पना, जेट स्ट्रीम परिकल्पना। ठीक है, यानी जेट जो हवाएं हैं उनकी जेट परिकल्पना। जेट परिकल्पना में भी दो हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली, ठीक है, और एक पूर्वी जेट। तो हम ये बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। यदि बात करें हम तो भूमध्य रेखा लगभग ये है। ठीक है, भूमध्य रेखा ये है, तो वहीं हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार चलती है। ये क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में यानी लगभग 12 किलोमीटर के ऊपर ये बहुत तेज हवाओं के रूप में ये चलती है जेट परिकल्पनाएं। इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। ठीक है, और ये हमारे जो हिमालय है, यदि यहाँ ऊपर की बात करें अपने हिमालय की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हिमालय के जब सूर्य दक्षिणायन होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये हवाएं एक तो ये इस प्रकार चलेगी, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से आएगी तो हिंद महासागर से ये हिमालय से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो ऊपर तिब्बत का पठार, ठीक है, और एक नीचे की तरफ इधर आ जाता है भारत में, हिमालय के नीचे की तरफ लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में रहता है। ठीक है, यानी ये जो जेट हवाएं हैं ये मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं, लगभग 12 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलती हैं। इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। ठीक है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी शीतकाल की बात करें, जब शीतकाल की बात करें तो ये यहाँ से इस प्रकार चलती हैं और यहाँ पे हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है इससे टकराकर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक शाखा है, उत्तरी शाखा है, वो तो जाते हैं तिब्बत का पठार में, और दक्षिणी शाखा है वो हिमालय के दक्षिण की ओर लगभग 20 और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य बहती है। ठीक है, ये भी भारत की जो हवाएं हैं उनको प्रभावित करती है। कैसे करेगी? जब सूर्य, ये तो दक्षिणायन के समय है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो ये जो है, ये जो दक्षिणी सीमा थी इसकी, ठीक है, दक्षिणी शाखा थी, ये ऊपर की ओर खिसक जाती है, उत्तर की ओर खिसक जाती है और दोनों शाखाएं एक रूप में ही विभाजित होती हैं, भारत के उत्तर में ही बहती हैं। भारत की जो हिमालय पर्वत है उसके उत्तर में तिब्बत के पठार के ऊपर ही बहने लग जाती हैं। यानी जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये जो भाग है इसकी दो शाखाएं थी, दोनों शाखाओं में जो नीचे वाली जो शाखा है वो उसका लोप हो जाता है और वो ऊपर वाली शाखा में ही मिल जाती है, सिर्फ एक शाखा बचती है, जिससे ये इधर से आने वाली जो मानसून हवाएं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ठीक, तो जेट हवाओं के द्वारा ये इसकी जेट परिकल्पना के द्वारा है। ठीक है, तो चलो हम नोट्स के अंदर देख लेते हैं। मैंने आज इनमें 4 संकल्पना आपको पढ़ाई है। उत्पत्ति के सिद्धांत कितने पढ़ाए हैं? 4 सिद्धांत पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम देखें उनमें, तो पहला जो सिद्धांत है उसमें हम बात करें तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में तापीय संकल्पना का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेले ने एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में किया था। जो एशिया की मानसून है उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत दिया था इन्होंने। इस संकल्पना के अनुसार मानसून पवनों को जलीय व स्थलीय समीर का ही वृहद रूप माना। मैंने आपको बताया था जलीय और स्थलीय या स्थलीय और सागरीय समीर का ही वृहद रूप माना है। जलीय स्थिर को हम सागरीय समीर भी बोल सकते हैं। इस अवधारणा में स्थल व जल के वितरण, ठीक है, इस अवधारणा में स्थल व जल का वितरण और इसकी ताप ग्रहण व ताप मुक्ति के संदर्भ में भिन्न गुणों को, यानी सबसे अधिक किस पे डिपेंड करता है? तापमान पर निर्धारित है। ठीक है, किस पे है? तापमान पर ही निर्धारित करता है ये। ठीक है, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो तापमान अधिक होगा, निम्न दाब का केंद्र बनेगा भारत के अंदर और हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो, ठीक है, और वहीं यदि सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये हवाएं वापस विपरीत चलने लग जाएंगी।
ये इसका कारण है। ग्रीष्म काल में स्थल के शीघ्र गर्म हो जाने, इसमें यही बता रखा है। जो गर्मियों का काल है उसमें स्थल भाग वो अधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पे न्यून दाब वायु दाब का केंद्र बन जाता है, जबकि जल है वो शीघ्र ताप ग्रहण नहीं कर पाता है और ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पे उच्च वायु दाब बन जाता है। ठीक है, अब उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहने लग जाएगी, जिससे वहाँ पे क्या है, जो हवाएं हैं वो मानसून के रूप में, जैसे भारत की स्थिति देखें ये नीचे, ठीक है, तो ये भाग कौन सा है, सागर है, जलीय भाग है, और ये भाग है स्थल। तो ये अधिक गर्म होगा तो ये निम्न दाब का केंद्र बनेगा और ये बन जाएगा उच्च दाब का केंद्र। तो हवाएं इस प्रकार चलने लग जाएगी और इनकी दिशा का कारण मैंने आपको बता दिया, कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं उन्हें अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। वहीं यदि इस ऋतु में जल से स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं, तो मैंने आपको बता दिया जल से स्थल की ओर चलने लग जाती हैं। जलीय क्षेत्र से उद्गम होने के कारण ये पवनें आर्द्र होती हैं और इनसे व्यापक वर्षा होती है, यानी जब सागरीय भाग के ऊपर से गुजरेंगी तो ये नमी धारण कर लेंगी और यहाँ पे वर्षा करेंगी। शीत ऋतु में यह प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, यानी शीत ऋतु में जो ये प्रक्रिया वो विपरीत हो जाती है, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणायन हो जाता है और पवनों की दिशा भी विपरीत हो जाती है। वो देखो किस प्रकार हो जाती है। शीत ऋतु में स्थलीय भाग के जल्दी ठंडा हो जाने से उच्च वायु दाब, यानी स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पे उच्च वायु दाब बन जाएगा। यदि भारत की स्थिति की बात करें तो ये स्थल भाग है और ये स्थल भाग है तो जल्दी ठंडा होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उच्च वायु दाब बनेगा। ठीक है, और वहीं जलीय क्षेत्र की बात करें तो अपेक्षा गर्म रहने से यहाँ पे क्या है, निम्न दाब का केंद्र बनेगा। किसका बनेगा, निम्न दाब का केंद्र बनेगा और हवाएं इस प्रकार से बहने लग जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसलिए पवनें हैं वो स्थल से जल की ओर बहने लग जाती हैं, स्थल से जल की ओर बहने लग जाती हैं। इन पवनों का उद्गम स्थल से होने के कारण ये शुष्क होती है। यहाँ से उद्गम स्थल इनका जो स्थल भाग है, इसलिए यहाँ पे शुष्क रहती हैं और ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार ऋतुओं के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों के कारण क्रमशः ग्रीष्म काल और शीतकाल मानसून की उत्पत्ति होती है। तो मैंने बताया था ग्रीष्म काल के अंदर हवाओं की दिशा ये रहती है और ये शीतकाल के अंदर हवाओं की दिशा ये रहती है। उसके बाद में अगला देखें, अंत उष्ण कटिबंधीय विचरण परिकल्पना ITC जेड परिकल्पना। इस परिकल्पना का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, जर्मन वैज्ञानिक था एक फ्लोन, उसने किया था, यानी मौसम वैज्ञानिक था ये फ्लोन, इसने ITCZ का इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनों के मिलने से वातागर उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब भूमध्य रेखा पर दोनों तरफ इस प्रकार आके हवाएं मिलेंगी, ठीक है, इस प्रकार हवाएं आकर मिलेंगी तो वहाँ पे क्या है, ITCZ का निर्माण होता है। उसके बाद में आगे देखिए, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण यह वातागर उत्तर की ओर खिसक जाता है। मैंने आपको बताया था सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ये, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये स्थिति हो जाएगी, दक्षिणायन होगा तो ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जिससे उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में वर्षा करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से ही ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में आता है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यह वातागर दक्षिण में विस्थापित हो जाता है और जब दक्षिणायन होगा तो दक्षिण में विस्थापित होगा, जिससे वायुदाब पेटियों के दक्षिण की ओर खिसक जाने के कारण भारत में उपोष्ण उच्च वायुदाब का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है और उत्तरी पूर्वी मानसून प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपको बताया था जब सूर्य दक्षिणायन में चला जाएगा, डायग्राम में दिखाई देता हूँ, दक्षिणायन में जाएगा तो ये नीचे की ओर स्थापित हो जाएगा और ये दिशाएं इनकी ये हो जाएगी। ठीक है, भारत में ये दिशाएं हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस प्रकार फ्लोन के अनुसार मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन है वो तापीय कारणों से न होकर, ये ध्यान देना, फ्लोन के अनुसार क्या है, तापीय कारणों से न होकर ग्रहीय जो वायुक्रम है, यानी व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन का प्रतीक है। ये एक प्रकार से व्यापारिक पवन ही तो है, ये ऊपर और नीचे ITCZ खिसक रहा है तो ये व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन का ही प्रतीक है। इसे फ्लोन की परिकल्पना भी कहते हैं। इसे विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहते हैं। विषुवत रेखा पर जो पछुआ पवनें बहती हैं उन्हीं के कारण ये उत्पन्न होता है, क्योंकि जब ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है तो विषुवत पछुआ पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित होने लगती हैं, जिसे यह पवन दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। मैंने आपको बताया था जब ये हो जाएंगे तो इस प्रकार से हवा बहने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगली परिकल्पना देखें तो स्पेट की चक्रवातीय परिकल्पना।
तो ये एक ऑस्ट्रेलियाई भूगोल तथा इनके अनुसार जो मानसून पवने हैं वो चक्रवातों की उत्पत्ति के का ही परिणाम है। ये चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने के पर बने वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी जो भारत में चक्रवातों के रूप में होते हैं, जो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ से जो चक्रवात जाएंगे वो बहुत ही शक्तिशाली होंगे और यहाँ से सागर से गुजरेंगे तो ये यहाँ से नमी धारण कर लेंगे और भारत में वर्षा करेंगे। ठीक है, उनका मानना है कि ग्रीष्म ऋतु में वातावरण बनने की प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली होती है, अतः ये वातावरण महासागर से वर्षा पवनों को आकर्षित करते हैं, जबकि शीत ऋतु में वातावरण अत्यंत दुर्बल और छिछले होते हैं, मैंने आपको बताया था। और वैसे भी यहाँ से जब स्थल भाग से स्थल की सागर की ओर आएंगे तो यहाँ से शुष्क भाग होगा तो यहाँ वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक, उसके बाद में अगली संकल्पना की बात करें तो जेट स्ट्रीम परिकल्पना। तो इसमें मानसून की उत्पत्ति के लिए क्षोभ मंडल में उच्च स्तरीय वायु संचरण को उत्तरदायी माना जाता है। किसको माना जाता है? क्षोभ मंडल में जो उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है, यानी धरातल से लगभग कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऊपर जो हवाएं तीव्र वेग से हवाएं बहती हैं उसको उच्च स्तरीय वायु संचरण कहा जाता है। इस संचरण में वायु की एक तीव्र प्रवाह वाली धारा चलती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पे जो स्पीड से जो धाराएं चलती हैं उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस प्रकार जेट स्ट्रीम हिमालय व तिब्बत क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है। मैंने आपको बताया था ये जो जेट स्ट्रीम वो कहाँ बहती हैं, हिमालय व तिब्बत के आसपास इनका मतलब स्थिति है इनकी, वहाँ ये ज़्यादा बहती हैं। कोटेश्वरम, पंत, रामास्वामी, राममूर्ति, हैमिल्टन, फ्लोन, इन सभी वैज्ञानिकों ने माना कि जो क्षोभ मंडल में जो जेट स्ट्रीम है उनका संबंध जो भारतीय मानसून से बहुत अधिक है। उच्च स्तरीय वायु संचरण के अंग के रूप में जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा बता रखी है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। मौसम के अनुसार इसका मार्ग में परिवर्तन भी होता रहता है। मौसम बदलेगा तो इसके मार्ग में ऊपर परिवर्तन होता रहता है, कभी हिमालय के उत्तर में भी रहेगी, कभी हिमालय के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बहेगी। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे सभी वायुदाब पेटियां वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। मैंने आपको बताया था जब सूर्य दक्षिणायन होगा शीतकाल में तो जो सभी वायुदाब पेटियां वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इस ऋतु में जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह वो किधर खिसकेगा? दक्षिण की ओर खिसकता है। यदि मैप में हम बात करें तो यदि मैथ में बात करें तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो इसकी दिशा ये रहती है, इसकी दिशा ये रहती है, यहाँ से बहेगी। ठीक है, तो एक तो उत्तर में तिब्बत के पठार में बह जाएगी और एक भारत के यहाँ पे 20 और 25 डिग्री के उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य बहेगी। ठीक है, 20 डिग्री और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दो शाखाएं हो जाएंगे, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा, ये इसमें बता रखा है। आगे देखें तो दक्षिण की ओर खिसकने पर तिब्बत के पठार की स्थिति के कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। मैंने आपको बताया था तो दक्षिण की ओर खिसकने पर जो है वो तिब्बत के पठार की स्थिति के कारण ये दो शाखाओं में विभक्ति हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा वो तिब्बत के पठार में, ठीक है, वो अपेक्षागत क्या है वो क्षीण हो जाती है यानी कम हो जाती है। दूसरी शाखा वो तिब्बत के पठार के दक्षिण में चलती है, दक्षिण में यानी हिमालय के दक्षिण में आ जाती है। वो पवनों की पेटियों के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण जेट स्ट्रीम का दक्षिणी प्रवाह वो 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मैंने आपको बताया है, यानी हिमालय के दक्षिण में बहने लग जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जेट स्ट्रीम की यह दक्षिणी शाखा शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है। यही जो शाखा है वो शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है, यानी यहाँ से जो हवाएं आएंगी इनको उत्पन्न करने में ये महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून है जो शीतकाल में आता है। उसके बाद में आगे बात करें तो भारत में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवाती विक्षोभों का प्रवेश भी जेट स्ट्रीम धारा की ही देन है। यानी भारत में जो उत्तर पश्चिम से जो विक्षोभ आते हैं, यानी उत्तर पश्चिम से जो विक्षोभ आएंगे भारत में सर्दियों में जो वर्षा करते हैं, जिसको हम राजस्थान में माउट कहते हैं। ठीक है, तो ये इनको लाने का श्रेय भी किसको जाता है? जेट स्ट्रीम को ही जाता है। ग्रीष्म काल में सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। ग्रीष्म काल की बात करें तो सूर्य उत्तरायण होने लगता है, मतलब सूर्य है वो कहाँ पर चमकेगा? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे सभी वायुदाब पेटियां हैं वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं।
ठीक है। सभी वायदा पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जेट स्ट्रीम का संपूर्ण प्रवाह मुख्य धारा के रूप में तिब्बत के पठार के ऊपर उत्तर में प्रवाहित होता है। यदि उसकी बात करें तो शीतकाल की बात करें, ग्रीष्म काल की, तो पूरा जो प्रवाह है वो यहाँ पे पूरा तिब्बत के पठार के उत्तरी भाग में, दोनों मुख्य शाखाएं वो एक जगह हो जाएंगी तिब्बत के पठार के उत्तरी भाग में, ठीक है, यहाँ बहने लग जाएंगी। इस प्रवाह के उत्तर में खिसकने के फलस्वरूप बने स्थान के कारण हिंद महासागरीय क्षेत्र से पौने उत्तर की ओर बहने लगती हैं। यानी यहाँ जो क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, तो हवाएं हैं वो हिंद महासागर से इस प्रकार बहने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में यही ग्रीष्मकालीन मानसून बनने की प्रक्रिया है। तो ये महत्वपूर्ण 3-4 सिद्धांत थे। इसके बाद में आगे देखेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उसके बाद में एल नीनो ला नीनो है, और एक मोनेक्स थ्योरी है, मोनेक्स थ्योरी, ठीक है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। धन्यवाद।